हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। आज हम अपनी ग्रामर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। अभी तक हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस के साथ कंडीशनल सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अगर आपने देख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो एक बार उनको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वॉइस जो टॉपिक है वो टेंस के बिना बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। ग्रामर हम जितने भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे टेंस से रिलेटेड जरूर है, इसलिए पहले टेंस पढ़िए, उसके बाद वॉइस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं वॉइस की। अब आते हैं वॉइस वाले टॉपिक पर। वॉइस में क्या क्या है देखिए। वॉइस होता क्या है, सबसे पहले एक तो वॉइस क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप में हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, वो सारी बातें। लेकिन उनसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ हमारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सामने लिखे हैं, उनको पहले आंसर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे वॉइस में भी, कहीं पर भी भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, आराम से चलेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, 2-3 वीडियो में टॉपिक हो जाएगा क्लियर, तो आराम से ध्यान दोगे, सामने समझते हैं। पहले सबसे पहले मैंने लिखा वॉइस। अब वॉइस होता क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करो। वॉइस क्या है? वॉइस एक फॉर्म है वर्ब की। वॉइस क्या है? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ध्यान रखोगे, इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी वर्ब या तो एक्टिव फॉर्म में होती है, वर्ब या तो एक्टिव फॉर्म में होती है या पैसिव फॉर्म में होती है। अगर वर्ब एक्टिव फॉर्म में है तो एक्टिव वॉइस कहलाएंगे, अगर वर्ब पैसिव फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस कहलाएंगे। अब सर वर्ब की फॉर्म कैसे डिसाइड होती है कि भैया कब ये एक्टिव फॉर्म में है और कब पैसिव फॉर्म में है? तो ध्यान देते हैं, समझते हैं पहले। तो पहला एक कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इनसे होते चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, व्हाट आर वॉइस। तो वॉइस का तो मैंने बता दिया, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब या वॉइस आर ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस क्या है भैया? वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर है? उसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने बताया, जब वर्ब जो है वो एक्टिव फॉर्म में होगी तो एक्टिव वॉइस, जब वर्ब पैसिव फॉर्म में होगी तो पैसिव वॉइस। कैसे? अब ये वर्ब की फॉर्म डिसाइड होती है सब्जेक्ट के बेस पे। किसके बेस पे? सब्जेक्ट के बेस पे। जैसे अगर मैं जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का, उसको मैं मेन मानू सेंटेंस के अंदर, उसको प्रमुख मानू और उसको प्रायोरिटी दी जाए, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाए, तो वो क्या हो जाएगा? तब तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और अगर मैं सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ना देकर, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता ना देकर ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दूं, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दे दूं, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दूंगा, सब्जेक्ट को प्राथमिकता दूंगा सेंटेंस लिखते समय, सेंटेंस बोलते समय, सेंटेंस लिखते, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, बहुत कॉमन सेंटेंस जो तुम पढ़ते हो, बहुत, ये बचपन में तुमने बहुत बार पढ़ा है, राम ने रावण को मारा। अब तुम इसमें देख सकते हो एक सिंपल सा सेंटेंस है भाई, काम करने वाला कौन है? काम करने वाला राम है, राम ने मारा है, किसको मारा है? रावण को। तो सब्जेक्ट है हमारा राम और ऑब्जेक्ट कौन है? रावण। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा। अब सर ये कैसे पता चला आपको सब्जेक्ट राम है ऑब्जेक्ट रावण है? अगर ये नहीं पता तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डूअर, उसमें ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो भाई, सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है रावण। अब मैंने राम को प्राथमिकता दी, राम ने रावण को मारा, तो मुख्य कौन है इस सेंटेंस में? मेन कौन है? राम है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोलूं, रावण को राम के द्वारा मारा गया, मैंने प्राथमिकता दी रावण को, तो रावण को किसने मारा? तो रावण को राम ने मारा। अब तो ये क्या हो गया? प्राथमिकता किसको दे रहा हूं मैं? प्रायोरिटी किसको दे रहा हूं सेंटेंस में? प्रायोरिटी में दे रहा हूं ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दूंगा तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। कब? जब मैं लिख दूं रावण को राम के द्वारा मारा गया। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी अगर सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को प्राथमिकता दोगे, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे, तब तो होगा एक्टिव वॉइस। अगर आप ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दोगे तो होगा पैसिव वॉइस। क्लियर है? इतनी सी बात। तो पैसिव वॉइस क्या है ये भी समझ आई होगी बात थोड़ी सी। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? जब मैं ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दे दूं। ठीक है, फिर आता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये बनते कैसे हैं? कब ये भाई पैसिव वॉइस बनता है, कब ये नहीं बनता? इसके लिए सिंपल सी बात है, इसके लिए एक सिंपल सी चीज है, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, ये समझोगे। वर्ब जो होती है वैसे तो कई प्रकार की होती है, वर्ब वैसे तो कई प्रकार की होती है, वर्ब के कई टाइप होते हैं। एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसमें हम केवल वर्ब की बात करेंगे, केवल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ब के जितने टाइप होते हैं उन सब के बारे में। अभी मैं जो बता रहा हूं वर्ब ऑब्जेक्ट के बेस पे, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक क्रिया। अगर तुमने हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी है
ठीक है, हिंदी मीडियम के रहे हो तो तुम्हें पता होगा ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। तो सहकर्मक का मतलब क्या हो गया? कर्म साथ में हो, यानी जिसमें क्या गिवन हो? ऑब्जेक्ट हो। ऐसी वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, यानी जिसका ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलता, वो वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ऐसी वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, तो वो कैसी होती है? इंट्रांजिटिव। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, भाई सेंटेंस लिखा मैंने, शुभम प्लेज। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, शुभम प्लेज, शुभम खेलता है। तो क्या ये सेंटेंस अधूरा है या पूरा है? अब मुझे इस सेंटेंस में आवश्यकता है क्या मैं क्रिकेट लिखूं, फुटबॉल लिखूं? हाँ, लिखूं तो लिख सकता हूं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सेंटेंस भी अपने आप में पूरा अर्थ रखता है, शुभम खेलता है। क्या सेंटेंस गलत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं राम किल्स या राम किल्ड, राम ने मारा, शुभम खेलता है, ये तो सेंटेंस बन रहा है, लेकिन राम किल्ड, अब ये सेंटेंस पूरा नहीं। राम ने मारा, किसको मारा भाई? ये सेंटेंस पूरा बन रहा है क्या? राम ने किसको मारा, ये सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा। ये सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा, इसका मतलब मुझे यहां पर क्या डालना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा कि किसको मारा गया। तो मैं डाल देता हूं राम किल्ड मनोज। रावण से थोड़ा सा आगे चलता है ना। राम किल्ड मनोज, शुभम प्ले, शुभम खेलता है। एक सेंटेंस ये लिख दिया, एक लिख दिया मैंने राम किल्ड, राम ने मारा। राम ने किसको मारा? मनोज को। यानी इस सेंटेंस में ये जो वर्ब आ रही है ना, इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा तो ये वर्ब कैसी हो गई? ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और इसमें आपको ऑब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट के बिना भी काम चल सकता है। तो ये वर्ब कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव। यानी जो प्ले वर्ब है ना, इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, तो ये कैसी होती है? इंट्रांजिटिव होती है। और जो दूसरी वर्ब आती है, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो वो कैसी वर्ब हो जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो अब एक बात समझ में आ रही होगी, मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिनमें आप सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हो, और पैसिव वो होते हैं जिनमें किसको प्राथमिकता दी जाती है? ऑब्जेक्ट को। तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि भाई अगर मुझे पैसिव बनाना है, अगर मुझे सेंटेंस दिया हुआ है, तो कौन सी वर्ब का पैसिव बन सकता है? क्या ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा या इंट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा? पैसिव बनाना है मुझे, तो ट्रांजिटिव का बनाओ या इंट्रांजिटिव का? देखो साफ बात है, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव में प्राथमिकता किसको देनी है? ऑब्जेक्ट को। यानी ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है तो ट्रांजिटिव का तो पैसिव बनेगा, लेकिन इंट्रांजिटिव में पैसिव है ही नहीं। इंट्रांजिटिव वाली वर्ब पैसिव लेती नहीं है। ठीक है, तो पैसिव हो, सॉरी, इंट्रांजिटिव वाली वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इंट्रांजिटिव वाली वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, तो ऑब्जेक्ट को किसको प्राथमिकता दोगे आप? ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो यहां पर इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का यहां पर क्या मेल है, ये लिख लेना थोड़ा सा फटाफट। मैं यहां पे एक चीज और लिख देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा। क्लियर है इतनी सी बात? इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाते आप, ये लिख लो फटाफट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। वॉइस क्या होते हैं, उसके बाद व्हाट आर पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस क्या होते हैं वो भी बात कर ली हमने। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो भी बात की, और हमने ये भी देखा कि कौन सी वर्ब का पैसिव बना सकते हो। भाई ट्रांजिटिव वर्ब का बनाओगे या इंट्रांजिटिव का बनाओगे? तो ये सिंपल सी बात होगी कि भैया जब भी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगा, तो पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर है? अब होता क्या है, हमें यह पता नहीं चलता कि भैया ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात, एक डिफरेंस अगर तुम मुझे बता सको तो क्या तुम मुझे बता सकते हो भाई सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? क्योंकि ये हमारी मिसकंसेप्शन है कि हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, यानी काम करने वाला। अगर सब्जेक्ट काम करने वाला है तो डूअर क्या है? डूअर का मतलब तो होता ही है करने वाला। तो क्या सब्जेक्ट और डूअर में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या ये दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग चीज है? बता सकते हो क्या? चलो, नहीं बता सकते तो बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बता सकते तो हम डिस्कस करते हैं अभी वीडियो में। क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट और डूअर, बहुत से सेंटेंस में सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही चीज होता है। बहुत से सेंटेंस में सब्जेक्ट और डूअर जो है दोनों एक ही चीज है, लेकिन बहुत से सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता। डूअर का मतलब हमेशा काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो चीज जिस जो या तो काम कर रही है या काम हो रहा है। ठीक है,
यानी या तो काम कर रहा है या काम हो रहा है अपने आप जिस पर, वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है ना वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, पर्सन प्लेस थिंग, और मैं लिख देता हूं जैसे आइडिया, कोई आइडिया भी आपके मन में विचार भी है तो आइडिया भी क्या हो सकता है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, वो सारी की सारी चीजें हो जाती है हमारी सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं डूअर क्या होगा, डूअर तो काम करने वाला है, तो ये तो कोई पर्सन नहीं होगा, पर्सन ही काम कर सकता है। तुम देखोगे प्लेस काम नहीं कर सकता भाई, कोई थिंग काम नहीं कर सकती, कोई आइडिया काम नहीं कर सकता। डूअर तो क्या होगा, हमेशा पर्सन होगा। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, पर्सन प्लेस थिंग आइडिया, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सर समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई, बहुत अच्छी बात है, समझते हैं इसको कैसे। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, कुछ सामने देखो, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई एम अ टीचर, चलो आई एम वर्किंग हार्ड, ये लिख दिया मैंने, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं। अब देखो यहां पर ये सब्जेक्ट है मेरा, ये सेंटेंस है, क्या है, सब्जेक्ट है। और क्या यही काम भी कर रहा है क्या, आई, काम कौन कर रहा है, मैं ही काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, तो काम करने वाला कौन है, मैं ही हूं। तो यही क्या है, हमारा डूअर भी है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और डूअर सेम है। 90% के सेंटेंस जो होते हैं ना उनमें सब्जेक्ट और डूअर सेम होता है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि जो सब्जेक्ट है वही डूअर है और जो डूअर है वही सब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता, और ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे टीचर्स की भी गलती होगी थोड़ी सी। जब भी उनसे पूछते हैं सर सब्जेक्ट क्या होता है, बोलते हैं बेटा सब्जेक्ट तो करता होता है, करता यानी काम करने वाला। तो हम देखेंगे कि जब भी कोई काम करने वाला ढूंढेंगे तब हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिख दिया बीकानेर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बीकानेर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, यानी बीकानेर एक सुंदर शहर है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, बीकानेर लिखा है, ये मेरा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया था भाई सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी, यानी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। बीकानेर एक स्थान है, शहर है, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन क्या यहां पर कोई काम हो रहा है क्या, बीकानेर एक सुंदर शहर है, इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, कोई काम नहीं हो रहा। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो क्या ये डूअर है क्या, डूअर नहीं है। ये चीज ध्यान रखोगे, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और डूअर सेम होते हैं, किसी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट होता है, डूअर नहीं होता। क्लियर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर सिर्फ डूअर दे रखा हो और सब्जेक्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डूअर जो जितने भी आएंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। डूअर जो होंगे वो सब्जेक्ट तो होंगे ही, लेकिन सारे सब्जेक्ट, एक लाइन लिख देता हूं देखो, सारे डूअर, हिंदी लिखते हैं, सारे डूअर सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट डूअर नहीं होते। इस लाइन से तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सब्जेक्ट और डूअर के बारे में। और मिसकंसेप्शन जो तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है ना कि सब्जेक्ट और डूअर सेम चीज होती है, उसको निकालो फटाफट फटाफट, ये लिखो। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, स्कूलों में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, सर ने हेडिंग लगाई वॉइस, पढ़ा दिया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, भाई हमने ये भी सीख लिया एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। लेकिन हमें आज तक समझ नहीं आया कि पैसिव बना क्यों रहा है। क्या तुम्हें पता है कि पैसिव क्यों बना रहे हैं, कितनी कड़ी पड़ी है कि भाई आप एक्टिव से पैसिव बनाओ, एक्टिव से काम नहीं चल रहा क्या, हाँ? या फिर आपको परेशान करने के लिए सिखाया जा रहा है कि नहीं एक्टिव सीख लिए पहले, अब पैसिव बनाने सीखो। ये नरेशन में भी ये होता है, डायरेक्ट नरेशन सीख लिए फिर इनडायरेक्ट बनाना सीखो। तो ये क्यों बना रहे हैं, इनका यूज क्या है, वो हम देखते हैं फटाफट। पहले ये लिखो फटाफट, ध्यान दीजिए सामने। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, जो बेसिक क्वेश्चन है उनमें बात करते हैं। अब बात हम कर रहे हैं कि पैसिव वॉइस का यूज क्या है, पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं एक्टिव से। तो 3-4 चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि भाई इसके लिए पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। पहली चीज है सब्जेक्ट का पता नहीं होने पर। अगर आपको सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, अगर आपने सेंटेंस पढ़ रहे हो या कोई चीज बात बताई जा रही है और उस बात में आपको पता नहीं है कि काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन था वहां पर, ठीक है, सब्जेक्ट का या डूअर का अगर आपको पता नहीं है तो वो सेंटेंस आपको किस में लिखना पड़ेगा, पैसिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपको सब्जेक्ट का पता नहीं होता तो आप यूज करते हो पैसिव का। लिखा था गर्ल वॉज फेल्ड इन द एग्जाम्स, यानी लड़की, अब ये वॉज फेल्ड है, देखो वापस, यानी पैसिव वर्ब है, ये पैसिव है तो लड़की फेल की गई एग्जाम में, लड़की को फेल कर दिया गया एग्जाम्स में। किसके द्वारा किया गया, कौन से टीचर के द्वारा किया गया ये पता नहीं अब तक आपको। तो ये अगर आपको पता नहीं है तो द गर्ल वॉज फेल्ड इन द एग्जाम्स, ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे। यानी अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता नहीं है तो आप लिखने के लिए पैसिव वॉइस की हेल्प लेते हो। फिर है ऑब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए। अब मान लो आपको पता भी है कि भाई सब्जेक्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी पता है आपको, ठीक है, लेकिन आपको यह दर्शाना है
कि उस सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट है, उस सेंटेंस में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है वो ऑब्जेक्ट निभा रहा है। ठीक है, मुख्य भूमिका उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की है। मान लेते हो कि तुमने कहीं पर कोई मरा हुआ कुत्ता देखा। ठीक है, मरा हुआ कुत्ता देखा तुमने कहीं पर, तो तुम पूछ रहे हो किसी से कि इस कुत्ते को किसने मारा। तो वहां पर किसने किया वो काम, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस कुत्ते को। ठीक है, भाई उसको किसने मारा, तो मान लो आंसर आता है द डॉग वॉज किल्ड बाय हरीश, हरीश ने उस कुत्ते को मारा। ठीक है, तो किसको मारा, कुत्ते को। इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पर, बात हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम यहाँ पर द डॉग को। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये बताइए ना ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। पिछले सेंटेंस में, पिछले क्वेश्चन में था सब्जेक्ट डूअर ऑब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट और डूअर के बारे में बात कर ली, ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की, अभी करते हैं फटाफट। तो ऑब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए भी यूज किया जाता है पैसिव का। जब भी आपको ऑब्जेक्ट पर जोर डालना होगा तो आप एक्टिव में नहीं लिखोगे, पैसिव में लिखोगे। फिर जब सब्जेक्ट सबको पता हो, भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही पता है, कोई काम ऐसा किया जा रहा है जो तुम्हें पता है कि किसके द्वारा किया जा रहा है, सबको पता है कि वो काम किसके द्वारा किया जाएगा। जैसे लिखते हैं भाई द थीव्स वर अरेस्टेड, चोरों को गिरफ्तार किया गया। तो चोरों को कौन गिरफ्तार करेगा, आर्मी तो गिरफ्तार करेगी नहीं, है ना, आर्मी गिरफ्तार नहीं करेगी, जो पब्लिक है वो गिरफ्तार नहीं करेगी। गिरफ्तार करने का काम, हाँ पकड़ जरूर सकते हैं लोग, लेकिन गिरफ्तार करने का, अरेस्ट आ गया ना, गिरफ्तार कौन करेगा, गिरफ्तार सिर्फ पुलिस कर सकती है। तो तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है द थीव्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस, सीधा लिख दो द थीव्स वर अरेस्टेड, यानी चोरों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, यानी जब आपको सब्जेक्ट पता हो, सबको ही सब्जेक्ट के बारे में पता है, तो भी आपको पैसिव में लिख सकते हो, आपको सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड, भाई चोर क्रिमिनल जो है, अपराधी जो है, उसको सजा दी जाएगी। अब किसके द्वारा दी जाएगी, कोर्ट के द्वारा दी जाएगी, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में जज बैठता है उसके द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। तो आपको ये नहीं लिखना कि द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दो द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड, सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता होती नहीं है वहां पर। समझ रहे हो बात को। तो ये तीन चीजें होती है जिसके लिए आप मेनली किसका यूज करते हो, पैसिव वॉइस का यूज करते हो। क्लियर है, चलो फटाफट एक बार ये देख लेते हैं कि हमें जब भी ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा सेंटेंस में, क्योंकि हमें जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट की बहुत आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं यहां पर, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए दो क्वेश्चन होते हैं, व्हाट और whom। व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछोगे आप, किससे पूछेंगे, व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछोगे आप वर्ब से। तो क्या सर वर्ब उत्तर देगी क्या, बिल्कुल देगी। सर वर्ब बोलेगी क्या, बिल्कुल बोलेगी, वर्ब से बुलाते हैं। अभी देखो हर कोई बोलेगा भैया इंग्लिश, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हर कोई कुछ भी बोल सकता है। समझ रहे हो बात को, हमें लगता था ना इंग्लिश हार्ड है, अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश समझ आ रही है ना, तो बात की बस अगर हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है। वैसे ही वर्ब बोल भी सकती है, देखते हैं वर्ब कैसे बोलती है। एग्जाम्पल लिखा मैंने, वर्ब तो पता है जो काम, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, वह जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाती है। अभी मैं बात कर रहा हूं वर्ब की। वर्ब से दो क्वेश्चन है, व्हाट और whom। व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब किसको। इनका जो आंसर आएगा ना, इनका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ। द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने काम किया गिरफ्तार करने का, ये तो होगी हमारी वर्ब। अब मैं वर्ब से दो क्वेश्चन पूछूंगा, पुलिस ने क्या गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा गिरफ्तार क्या किया। अगर तुम इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, गिरफ्तार क्या किया, तो क्या इसका आंसर निकल रहा है क्या, सर गिरफ्तार चोर किया, नहीं। क्या का आंसर जो आएगा ना, व्हाट का जो आंसर आएगा वो कभी कोई पर्सन नहीं होगा, कभी कोई व्यक्ति नहीं होगा। भाई कोई वस्तु हो सकती है, कोई वस्तु जो है वो हो सकती है, थिंग हो सकती है। व्हाट का आंसर हमेशा क्या होगा, कोई थिंग होगी, वस्तु होगी, पर्सन नहीं होगा। तो थीफ क्या है, कोई पर्सन है ना, तो व्हाट का आंसर तो नहीं आ रहा। अब मैं इससे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, whom का, किसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैंने पूछा किसको, तो किसको गिरफ्तार किया, अथीफ, चोर को। देखो वर्ब खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, भाई किसको गिरफ्तार किया, चोर को गिरफ्तार किया। तो चोर को गिरफ्तार किया, तो ये क्या है, अथीफ क्या है, यहां पर अथीफ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, अथीफ बन गया। तो या तो आपको व्हाट से आंसर मिलेगा या whom से मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, देखो यहीं पर सी इज प्लेइंग
वीडियो गेम्स। सी इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग यानी वह खेल रही है। अब क्या खेल रही है, क्या खेल रही है, तो इसका आंसर क्या निकल रहा है भैया? व्हाट का क्वेश्चन पूछा मैंने, सीधा क्या खेल रही है, तो आंसर निकल गया वीडियो गेम्स। तो वीडियो गेम्स क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हो? तो या तो व्हाट से आंसर आएगा, व्हाट से आंसर आएगा, या फिर आपका आंसर आएगा हुम से। या तो व्हाट से आंसर पूछना है या पूछना है हुम से। तो व्हाट या हुम से जो आंसर आएगा वही हमारे सेंटेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक बार आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग गया, जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग गया, वैसे ही आप उसका क्या बना दोगे? पैसिव बना दोगे। अब पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। पैसिव बनाएंगे, अभी हम देखते हैं ट्रिक्स, कुछ तरीके देखते हैं, ट्रिक्स नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम कुछ तरीके देखते हैं जिनकी सहायता से हम देखते हैं पैसिव कैसे बनाते हैं। फिलहाल अगर ये लिखना चाहो तो लिख लो। चलिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो थे हमारे उनको हमने जाना अच्छे से, और अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज, यानी हम अपने मेन टॉपिक में एंटर कर रहे हैं। उनसे पहले उन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी था। वो सब चीजें अच्छे से जानने के बाद हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 भागों में सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। कौन कौन से भाग है? जैसे पहला पार्ट मेरा, एक सेंटेंस हो जाते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य, जिनमें एक तो पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे, एक नेगेटिव सेंटेंस आएंगे। सब्जेक्ट, जिनमें मेनली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सिनेरियो जो है फॉलो होता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होती है। ठीक है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो, जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मेनली इन 3 में डिवाइड करके हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। इनके अलावा भी कुछ और चीजें होती है, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो है 99% सेंटेंसेस इनसे इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं एक एक करके इनको पढ़ना। पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। देखो, असर्टिव सेंटेंस क्या हो सकता है? असर्टिव सेंटेंस में एक सेंटेंस लिखता हूं और उसके बाद हम उसको चेंज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा सीधा सा, मोहित, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान दो, मोहित प्लेज क्रिकेट। सिंपल सा वाक्य लिखा हुआ है मैंने, सीधा साधारण वाक्य लिखा हुआ है। अभी देखो, मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था एक्टिव तो वो वाक्य होते हैं जिनमें आप सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हो, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हो, और पैसिव आपके वो वाक्य होते हैं जिनमें आप ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हो, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हो। तो एक तो एक्टिव जिनमें आप सब्जेक्ट को प्राथमिकता दोगे, एक पैसिव जिनमें आप ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दोगे। अब अगर ये एक्टिव है, नॉर्मली आपको वाक्य मिलेगा एक्टिव, आपको चेंज करना होगा पैसिव। कई बार इसका उल्टा भी मिल जाता है, पैसिव दे रखा होता है, उसको एक्टिव में चेंज करना होता है। तो वो भी कुछ एग्जांपल देके सीख लेंगे, लेकिन पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की बात कर रहे हैं। इसको मुझे अगर पैसिव में चेंज करना है तो मुझे पता है कि भाई पैसिव में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। प्राथमिकता देने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में उसको लिखोगे सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखो, ये क्या है मेरा सेंटेंस का? सब्जेक्ट है मोहित, ठीक है। ये क्या है? प्ले, खेलना, काम हो रहा है, वर्ब है। क्या खेलता है? मोहित क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्या का आंसर निकल रहा है ना? अभी बताया क्या का आंसर निकलेगा, क्या और किसको उसका आंसर निकलेगा, तो ऑब्जेक्ट है। तो मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा। तो मेरा रूल पहला यही है, सबसे पहली बात यही हो जाएगी मेरी, कॉन्सेप्ट कह दो, रूल कह दो, पहला चीज यही है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। और एक्टिव के सब्जेक्ट को, एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या करेंगे? पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी इंटरचेंज करना है। एक गाना सुना होगा तुमने, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सुना? सलमान खान का, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अगली लाइन आती है उसमें, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है? मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। इंटरचेंज हो रहा है ना? समझने के लिए बता रहा हूं, इंटरचेंज हो रहा है। ये इंटरचेंज हो रहा है मतलब एक जो स्टार्टिंग में आप चीज आ रही थी वो लास्ट में आ जाएगी, जो लास्ट में आ रही थी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। वही है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को लिखना है सब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर है? तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है, और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब उसकी स्थान पर लिखना है, उसकी जगह पर लिखना है। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, क्रिकेट को तो मैं लिख दूंगा पहले, क्रिकेट लिख दिया, और मोहित आ जाएगा लास्ट में। ये तो हो गया क्लियर। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है भाई, जो आपने पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखा है ना, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, पैसिव के
ऑब्जेक्ट से पहले, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे आप, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन है बाय। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 99.99% सेंटेंसेस में बाय का यूज ही होगा। कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनमें विद का, टू का, इन सब का, एट का, इनका यूज होता है। वो एग्जांपल सीधे एग्जांपल देखेंगे उनको समझ लेंगे। अभी के लिए तुम्हें बाय का ध्यान रखना, बाय का यूज करेंगे। तो इससे पहले मैं क्या लगा दूं, इससे पहले एक वर्ड लग जाएगा प्रीपोजिशन। वो प्रीपोजिशन कौन सी है मेरी, बाय। क्लियर है। अब क्या चीज है, अब आता है रूल नंबर 3 आपका। कुल 5 गोल्डन रूल है, इन 5 गोल्डन रूल्स को समझ लीजिए, आपके एक्टिव पैसिव लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि भाई जब भी आप पैसिव बनाओगे ना, जब भी पैसिव बनेगा तो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे हम, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट या सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको हमेशा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको हमेशा। जब भी आप पैसिव बनाओगे, ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, कब, पैसिव में। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म। देखो एक्टिव में कौन सी फॉर्म मिल सकती है आपको, एक्टिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा सकती है, एक्टिव में आपको सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कुछ भी। लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे ना, पैसिव में हमेशा आपको कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने प्लेज है, अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो मैं कौन सी फॉर्म लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा इसकी प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड। क्या आ जाता है, प्लेड। तो यहां पर मैंने प्ले की कौन सी फॉर्म लिख दी, प्लेड लिख दिया, ये लिख दिया। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, आपको क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हो जिसको, हेल्पिंग वर्ब को, एक ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब का कौन सा यूज करना है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है आपको। किसके हिसाब से, एक्टिव के टेंस के हिसाब से, एक्टिव के टेंस के हिसाब से। एक्टिव में जो टेंस दे रखा है ना, उसके हिसाब से आपको हमेशा पैसिव में एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जैसे यहां पर तुम टेंस पहचान सकते हो क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, पहले वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ही सीखा था हमने। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो यहां पे क्या लगाऊंगा, यहां पे मैं लगाऊंगा इज। क्या लगेगा, इज। सर ये कैसे पता आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज लगेगा, या तो कोई दूसरा होगा तो कुछ और लगेगा। इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान दो, ये ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूं मैं, लिख लिया अगर तुमने तो। ये रूल जो है ना, रूल नंबर 4, वो ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना एक्टिव के टेंस के हिसाब से। अब मैं टेंस की बात नहीं कर रहा, टेंस में जाओगे फिर क्या थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सीधा तुम्हें वर्ब बता रहा हूं। अगर तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मिल जाए, या सेंटेंस में तुम्हें डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, ये तीनों चीजें अगर मिल जाए ना, ये तीनों चीजें किसको बताती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस तुम्हें मिल गया तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, या तो इज होगी, या आर होगी, या एम होगी। यानी अगर प्रेजेंट टेंस मिल गया, प्रेजेंट सिंपल, तो इज आर एम का यूज करना है। उसके अलावा तुम्हें अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाए, भाई कॉन्टिन्यूअस मिल गया, यानी तुम्हें वर्ब के आईएनजी फॉर्म, चलो एक बार मैं बात करता हूं पास्ट सिंपल की। अगर तुम्हें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, या तुम्हें मिल जाए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सिनेरियो था, यानी प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल जाए तो तुम्हें इज आर एम का यूज करना है। थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगानी है, उसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। अगर तुम्हें वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, यानी पास्ट सिंपल का सिनेरियो आ गया, पास्ट सिंपल मिल जाए, तो तुम्हें किसका यूज करना है, वॉज या वर का यूज करना है। ये चीजें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। टेंस में सॉरी वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो वॉज या वर का यूज करना है। और तीसरी बात, अगर तुम्हें मिल जाए भाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस कौन सा सर, कोई सा भी हो सकता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता उसकी बात आगे बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी फॉर्म कहीं पे भी मिल गई ना, आईएनजी फॉर्म तुम्हें मिल गई तो तुम्हें किसका यूज करना है, एक ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, तुम्हें बीइंग लगानी है, बीईआईएनजी, बीइंग का यूज करना है। उसके बाद चौथा सेंटेंस क्या है, चौथा इसमें क्या है, 5 चीजें हैं इसके अंदर भी। चौथी चीज क्या है, अगर तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, अगर तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आएगी, या तो हैज के साथ, या हैव के साथ, या हैड के साथ, उन तीनों के साथ ही आएगी एक्टिव में। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई तो तुम्हें लगाना है बीन। तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब बीन लगानी है। और तुम्हें अगर
मॉडल्स मिल जाते हैं, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है वैसे वो, अगर मॉडल्स के साथ तुम्हें वर्ब की बेस फॉर्म मिल जाती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहे हो जिसको तुम, वर्ब की बेस फॉर्म मिल गई मॉडल्स के साथ, मॉडल्स कौन कौन से हैं, कैन, कुड, सेल, शुड, ये सारे जो तुमने पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में, ये सारे अगर मॉडल्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म मिल जाती है तो तुम्हें बी का यूज करना है। ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं। अगर तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एससीआईएस या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इज आर एम का यूज, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वाज वर का यूज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो बीइंग, थर्ड फॉर्म मिल जाए तो बीन, मॉडल्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म मिल जाए तो बी। ये 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रह गया, पूरे वॉइस याद रह जाएंगे। क्लियर है? अब देखो जैसे ये एग्जांपल लिखा था मैंने, मोहित प्लेज क्रिकेट, क्या लिखा था मैंने, मोहित प्लेज क्रिकेट लिखा था। अब यहां पर देखो पहले रूल के हिसाब से मैंने मोहित को क्या किया, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट था ये क्रिकेट, इसको बना दिया सब्जेक्ट, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट ये रहा मोहित, इसको बना दिया ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज, ये था पैसिव का ऑब्जेक्ट, इससे पहले लगा दिया बाई, ये लग गया। अब उसके बाद हमेशा यूज करें वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। पैसिव में प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, एडी फॉर्म होती है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है आपको एक्टिव के टेंस के हिसाब से। भाई अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज आर एम, पास्ट सिंपल है तो वाज वर, कंटिन्यूअस है तो बीइंग, अगर परफेक्ट है थर्ड फॉर्म किस में आती है, परफेक्ट में आती है, परफेक्ट है तो कौन सा हो जाएगा, बीन, और अगर मॉडल्स के साथ दे रखी है तो बी। तो यहां पर क्या था, पास्ट प्रेजेंट सिंपल था, वर्ब के साथ एसआईएस था, ये देखो एस दे रखा था, तो इज आर एम में से किसी एक का यूज करूंगा, क्योंकि क्रिकेट जो है सिंगुलर है, क्योंकि क्रिकेट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा इज, क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहित। समझ में आई थी इसी बात? फटाफट ये लिख लो, कुछ और एग्जांपल देखते हैं और एक बार अच्छे से समझते हैं, ऐसे 5 और रूल भी लिखना है वो भी लिखते हैं और फटाफट इसको समझते हैं। पर ये लिखो फटाफट, चलिए सामने ध्यान दीजिए। 4 रूल बात कर ली थी हमने, 4 रूल्स की, वहां पर जो इंपोर्टेंट मेन रूल्स थे। 500 रूल है, 500 रूल नहीं है वैसे ही देखें तो टॉपिक एक सीधी सी बात है, जो नॉर्मल सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। भाई जब सब्जेक्ट में आई दे रखा होगा और उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बन जाएगा, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, और अगर मी दे रखा होगा ऑब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई। यू दे रखा होगा सब्जेक्ट में तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, तो यू से ऑब्जेक्ट भी यू ही बनेगा और यू का सब्जेक्ट भी यू ही बनेगा। ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बनेगा, और अगर हिम दे रखा और हिम को सब्जेक्ट बनाना हो तो ही बनेगा। सी दे रखा है, सी को ऑब्जेक्ट बनाना तो हर, हर से सब्जेक्ट बनेगा तो वहां पे सी। इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होती है। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। ठीक है, और अगर अस और देम दे रखा होगा तो वी और दे हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ये होती है कि वी और दे जो होते हैं ना, वी और दे अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वी और दे अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अनइंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी बात साथ में करेंगे हम जब अगले कुछ और एग्जांपल देखेंगे उनके साथ। ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि इन्हें पैसिव में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पैसिव में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम ये ध्यान रख लेना, क्योंकि तुम्हारे जो आएंगे क्वेश्चन वो आएंगे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है भाई तुम्हें वी का बाई अस करके या दे का बाई देम करके लिखा हुआ मिल जाए, तो ये ध्यान रख लेना भाई। अगर दे रखा हो ठीक है, और नहीं दे रखा हो तो भी सही होगा वो। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल लिखा है जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसके रिलेटेड, उसके बाद आगे और देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा है, सी डज नॉट ईट एप्पल्स। अभी मुझे पता है कि भाई ये सब्जेक्ट है और वह नहीं खाती, काम क्या हो रहा है खाने का, क्या नहीं खाती, एप्पल्स यानी सेब नहीं खाती, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा मैं, सब्जेक्ट बनाऊंगा, एप्पल्स का तो एप्पल्स ही बनेगा, एप्पल्स। ठीक है, अब उसके बाद सी का बन जाएगा क्या, सी को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सी का बन जाएगा हर, तो यहां पर आ गया हर। अभी मैंने बताया था रूल नंबर 3 कि भैया आपको एक प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले, तो यहां पर क्या लग गया, बाय एप्पल्स, बाय हर, क्या ईट। अब एक और बताया था कि भाई जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, ईट है, ईट की सेकंड होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है इटन। फॉर्म याद होनी चाहिए तुम्हें, इटन। एप्पल्स इटन बाय हर, नहीं साथ में दे रखा है कुछ डज नॉट। अभी मैंने बताया था चौथा रूल जो था भाई, डू या डज दे रखा हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, इज आर एम का यूज करेंगे। अब देखो एप्पल्स है तो आर लगेगा, क्योंकि क्या है ये प्लूरल है। एप्पल्स दे रखा है ना, एप्पल्स दे रखा है तो क्या लगाऊं, आर लगाऊं, क्योंकि क्या है ये प्लूरल है, एप्पल्स आर। लेकिन नॉट है तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट भी आ जाएगा। तो सेंटेंस पैसिव बनेगा इसका, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हर। सी डज नॉट ईट एप्पल्स का पैसिव क्या बना, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हर। ये कुछ और एग्जांपल है, एक बार करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो बढ़िया है, वरना फिर मैं बताता हूं। चलो अगर तुमने करी है कोशिश तो अच्छी बात है, हो गए तो और अच्छी बात है, नहीं हुए तो देख लो। अब एग्जांपल लिखा है, दे वॉश्ड ए कार।
अब आकार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो आकार आ गया। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अब तुम यहां पर बाय देम लिख दो तो भी सही है, और बाय देम ना लिखो तो भी सही है, दोनों चीजें सही होती है, ठीक है। क्योंकि दे जो है ना वो क्या होता है, अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट, उसको पैसिव में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब वॉस पे दे रखा है, देखो ईडी फॉर्म है। वॉस की बात करूं तो वॉस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी वॉस्ट। तो पता कैसे चलेगा सर ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? अब जिसने पीछे वाले वीडियो देखे हैं रेगुलर, उसको तो पता होगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, जिसने नहीं देखे उसको दिक्कत आएगी। बता देता हूं, बताया था मैंने कि जब भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो यहां पर ये ध्यान रखना होता है कि थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। जैसे ये देखो इटन लिखा है तो किसके साथ आई है, आर के साथ आई है ना, थर्ड फॉर्म इसके साथ आई है, ठीक है। तो वैसे ही ये, अब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे पहले सीधा सब्जेक्ट दे रखा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। पता क्यों लगाना है, पता लगाना है ताकि हमें पता चले कि टेंस कौन सा है। रूल नंबर 4, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करनी है, रूल नंबर 4 याद रखना है तुम्हें। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम वॉज या वर्ब का यूज करते हैं। अकार है, एक कार है तो वॉज आएगा, और वॉस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉस्ट ही होती है। तो अकार वॉज वॉस्ट बाय देम। आई बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। अगला एग्जांपल लिखा मैंने, अब उसी से देखो मैंने यहां पर क्या कर दिया, कंप्लीटेड तो लिखा लेकिन इसके साथ हैव लिख दिया, यानी ये कौन सी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो थर्ड फॉर्म है। अब देखो माई वर्क सब्जेक्ट बनेगा तो माई वर्क का माई वर्क ही रहेगा, आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बन जाएगा, साथ में लग जाएगा बाय। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी मैंने बताया अगर थर्ड फॉर्म दे रखी हो रूल नंबर 4 में, वापस रूल नंबर 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है अच्छे से, बाकी चीजें याद रह जाती है, रूल नंबर 4 में कंफ्यूजन होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी दे रखी हो तो मैंने कहा तो बीन लगाएंगे। अब हैव तो आएगा ही आएगा, लेकिन हैव नहीं आएगा, आई के साथ हैव आया था। माई वर्क क्या है, माई वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, सीधी सी बात बता दो मुझे। सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, माई वर्क हैज, और साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है ही, और क्या लग जाएगा, बाय मी। आ गया अच्छे से समझ में? दो एग्जांपल है, फटाफट देखते हैं वीडियो कंप्लीट करते हैं। लिखा है ही वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द सॉन्ग, सब्जेक्ट बन गया द सॉन्ग, ठीक है। अब है वॉज नॉट, देखो यहां पर वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैंने कहा था जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, बताओ फटाफट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी तो बीइंग का यूज करेंगे, द सॉन्ग, वॉज का वॉज आएगा। अब वॉज हटेगा नहीं, हटाना कुछ भी नहीं है तुम्हें यहां से, अगर डू डज या डिड आ जाए ना तो उसको हटाना है, लेकिन दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं हटाना। डू डज या डिड आ जाए तो उसको हटाना है, उनकी जगह पर दूसरी चीजें लिखनी है, लेकिन ये जो आ जाए इज आर एम वॉज वर, इनको हटाना नहीं है। तो अगर ये वॉज दे रखा है तो वॉज आ गया, अब थर्ड प्लेस में नॉट आएगा, और फिर हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। अब ये बीइंग यहां पर क्यों लगाया सर, इसके साथ क्यों लगाया, क्योंकि नॉट आ रखा है तो नॉट हमेशा सेंटेंस में थर्ड प्लेस पे आता है। द सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग, बीइंग सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग, तो क्या आ जाएगा, संग। द सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग बाय, ही का क्या होता है, अभी बताया मैंने, ही का बाय हिम। क्लियर है इतनी सी बात, आगे समझ में? लास्ट एग्जांपल आज का फटाफट देखो, यू विल चेक द सिक्योरिटी, तुम सिक्योरिटी चेक करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चेक करोगे, सिक्योरिटी चेक करोगे, तो ऑब्जेक्ट हो गया सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी। विल का विल, मैंने कहा इनको हटाना नहीं है, सिर्फ डू डज या डिड आ जाए तो उनको हटाना है, द सिक्योरिटी विल। अभी बताया रूल नंबर 4 में 500 पॉइंट था कि जब मॉडल्स आ जाए वर्ब के साथ, मॉडल्स हैं विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, यूज्ड टू, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सारे क्या है, मॉडल्स हैं। जब ये मॉडल्स दे रखे होंगे तो क्या करेंगे, बी लगाएंगे, बी किसके बाद, सीधा मॉडल के तुरंत बाद। द सिक्योरिटी विल बी, और चेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, चेक्ड, द सिक्योरिटी विल बी चेक्ड बाय, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू। आई बात समझ में? फटाफट देख लो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अभी बता देना, कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा उसको। फटाफट ये उतारो पहले, ये सब लिख लिया है तो थोड़ी बात करते हैं। ये वॉइस का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने वॉइस का बेसिक देखा कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा सकता है। अगले आने वाले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे, और उसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। 2 या 3 वीडियो में इन टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, चीजें समझ आई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको समझ नहीं आया तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें भी अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आई है तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट में लिख देना सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई क्लियरली, हाथों हाथ आपको रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत, ठीक है, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर रिप्लाई में समझाई जा सकती है चीज तो वहां पे समझा दी जाएगी,
अगर वहां पे समझाई नहीं जा सकती तो अगले वीडियो में उसको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगला वीडियो आने से पहले इस वीडियो को देख के अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में डाल देना फटाफट, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पे मिलते रहे और आपकी स्टडी जो है मेरे साथ कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू।